Hello viewers, today we have the practice session from the tense chapter. Tense is the basic unit. Tense is the central part of English language. You have remembered when you were studying tense chapter, I told all of you that tense is similar to the sun. If the sun is constant, we know very well regarding the truth of sun is our constant, not moving, it is just stable. It gives light and heat to the people in the world. And because it has attraction power, therefore all the planets are revolving around the sun. In the same way, in English language, we have a chapter known as tense that is similar to the sun. As the sun gives us light and heat, including life, in the same way, the tense chapter is also constant in the world of English language, and it gives us life. It gives us life to them who wants to develop English as speaking and writing a skill. As the sun has attraction power by which all the planets are revolving around the sun, in the same way, tense is fixed, stable at a certain place, and all the grammatical chapters revolves around the tense. Therefore, the knowledge of tense is quite badly required if you want to be perfect in English as speaking and writing. In speaking, you may commit mistakes. There is no problem. But when you start writing, writing must be grammatically correct. Because most of you will face the examination. It may be annual examination, it may be competitive examination, and this examination requires accuracy. It means you have to keep yourself perfect from the side of the grammar. Tense is the central part. Tense is the basic unit, without which we can't develop ourselves. टेंस के अंदर में आखिर होता क्या है? छात्रों को ध्यान ये देना चाहिए कि टेंस में कम से कम 4 चीजों को हम याद कर लें, पहचान लें, तो ज्यादा सुविधा होगी। ये 4 चीजें कौन कौन सी हैं? तो ये 4 चीजें हैं, सबसे पहला हम उसको पहचानने की कोशिश करें, यानी पहचान उनके पास मस्तिष्क में हो जाए तो वह ज्यादा मजबूत महसूस करें। अगर आप परिभाषा को भी याद कर लेते हैं, जो कि क्लासरूम में आपके साथ मैंने अनेकों बार शेयर किया है, अगर परिभाषा भी मस्तिष्क में रख लेते हैं तो ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। और तीसरी जो बात होती है, किस टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब होगी। ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, और मैं प्यार से आपको इसे नाक के नाम से इंट्रोड्यूस किया हूं। और अंतिम आपको यह मस्तिष्क में रखना जरूरी है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होगा। मेन वर्ब का फॉर्म को मस्तिष्क में रखना है। आप जानते हैं कि प्रत्येक मेन वर्ब का कम से कम 5 फॉर्म होता है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। और तीनों को याद रखने से आपका लिखना और बोलना बोल्ड होगा। कहीं पर आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन याद रखना हो। परिभाषा, पहचान, ऑक्सिलरी वर्ब जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ द फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इफ यू कीप ऑल दीज 4 थिंग्स ऑफ the 12 tenses, naturally that will be helpful to understand the modals. That will be helpful to understand active and passive sentence. And by the help of these, you can simply develop yourself
doing the narration work. And narration provides you accuracy, correctness in your speaking and writing both. उम्मीद है कि मेरी इन बातों को आप महत्व देंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस डिस्कशन सेशन में जो भी टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका मैं संपूर्ण जानकारी दूं। आंसर तो बतलाऊंगा ही, संपूर्ण जानकारी भी दे दूं। पहला क्वेश्चन को देखिए, राइट द ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब फॉर्म ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब का नाम बताएं और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है यह लिखें। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोले या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोले, एक ही बात है, नाम सिर्फ अलग है। या तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, बोथ आर सेम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की परिभाषा हो जाती है वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो। इसे बचपन से हम लोगों ने परंपरागत तरीका से पहचाना, रहा है, रही है। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर और वर्ब का फॉर्म हो जाता है वर्ब प्लस आईएनजी, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा, मैंने सारी बातों को रख दिया है, चारों को रख दिया है। आंसर हम लिखेंगे कि इसमें प्रयोग होता इज, एम, आर और उसके बाद वर्ब का हो जाता है फोर्थ फॉर्म। यही सारे टेंस का रीड है। अगर आप गौर से देखें तो इस इज, एम, आर प्लस भी फोर के बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का स्थान होता है वाक्य में, और ऑब्जेक्ट के बाद डॉट डॉट को आपने सीखा है। इसमें आप उन शब्दों को सजा सकते हैं जो सेंटेंस में बाकी बचे हुए हैं। और क्योंकि सहायक क्रिया है तो खेल खेल में यह पैटर्न ही मैंने आपके सामने रख दिया। सहायक क्रिया और मेन वर्ब का फॉर्म यदि आपको याद है तो सहायक क्रिया के पहले सब्जेक्ट हो जाता है और मेन वर्ब के फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। इट्स क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड इट। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में सहायक क्रिया इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्रयोग करते हैं। दूसरे क्वेश्चंस को देखें। नेम द टेंस दैट एंड्स विद रहा है, रही है। जस्ट अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। टेंस का नाम लिखना है, रहा है, रही है, वर्तमान में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो। जाहिर सी बात है, नाम हो जाएगा इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। In which tense do and does are used to make the sentence interrogative? प्रश्न ये कहता है कि do और does का हम किस टेंस में प्रयोग करते हैं सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए। आपको याद आ रहा होगा, do और does का प्रयोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसा किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की परिभाषा क्या होगी? वर्तमान में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो। इसके रूल्स क्या हैं? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं और बाकी नंबर पर्सन के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस को इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाना हो तो हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। ध्यान यह रखना होता है कि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है और जब डज का प्रयोग होता है तो वर्ब से हम एस या ईएस को हटा देते हैं। बाकी नंबर पर्सन के साथ हम प्रश्न बनाने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। अगर निगेटिव करना हो तो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग अकॉर्डिंगली करते हैं। अगले सेंटेंस को देखा जाए। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर मांगा जा रहा है। पास्ट इंडेफिनिट अगर इसकी परिभाषा को देखें तो भूतकाल में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो।
बचपन से परंपरागत तरीका है पहचानने का, वह है आपका या, ई या ए, या फिर ता था, ती थी। हम इसी के द्वारा इसको पहचानने का काम करते हैं। जैसे वह कॉलेज गया, मैंने किताब खरीदा, यह साउंड मिलता है। और यही एक ऐसा मात्र टेंस है पूरी अंग्रेजी की दुनिया में जहां पर हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और कहीं इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में ही वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर मांगी जा रही है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आपको अतिरिक्त जानकारी में दे दूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करते हैं, और जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को याद रखें और लिखने की बोलने की प्रैक्टिस करें तो गलती से भी नहीं होगी। अगले सेंटेंस को देखें, अगले क्वेश्चंस को देखें। उम्मीद है आप लोग अपने आंसर को मिला भी रहे होंगे। आंसर को आप हमसे थोड़ी सी तेज गति से करते जाएं ताकि मिलाने में सहूलियत हो। द सेंटेंस एंडिंग विथ रहा था, रही थी प्लस टाइम फैक्टर इज नोन एज, वह वाक्य हिंदी का जिसकी समाप्ति मुख्य क्रिया के साथ रहा था, रही थी और समय भी रहता है, तो उसे हम कौन सा टेंस कहते हैं? रहा था, रही थी प्लस टाइम फैक्टर। यह साफ साफ दिख रहा है कि यह टेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आंसर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या होगी? भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? इसमें सहायक क्रिया होती है हैड बीन। वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और समय को दिखलाने के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम को दिखलाता, जबकि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दिखलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्लास में इन सारी चीजों से आप वाकिफ हो चुके होंगे। तो वह सेंटेंस जिसकी पहचान रहा था, रही थी होता है और टाइम फैक्टर लगा हुआ होता है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। और यदि टाइम फैक्टर को हटा दिया जाए तो फिर वह सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। हैड यूज्ड व्हेन वी हैव एट लीस्ट। हैड का प्रयोग किया जाता है जब हम लोग के पास कम से कम क्या होना चाहिए? हैड पास्ट परफेक्ट में प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि हैड का हम प्रयोग करते हैं, तो हैड का प्रयोग करने के लिए कम से कम हमारे पास क्या होनी चाहिए? तो कम से कम हमारे पास दो वर्ब होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, टू वर्ब्स होनी चाहिए। हैड का प्रयोग कभी भी सिंगल वर्ब के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे यदि आपके मस्तिष्क में यह सवाल उठता है कि वह गांव गया था, मैंने किताब खरीदा था, पास्ट परफेक्ट की पहचान है या था, ई थी, चुका था, चुकी थी। वह गांव गया था, ही हैड गॉन टू विलेज। मैंने किताब खरीदा था, आई हैड परचेज्ड ए बुक। नहीं यूज करना है। आपको कहना चाहिए इस टेंस को, इस वाक्य को बिना हैड का प्रयोग करना चाहिए और आपको यूज करना चाहिए सिंपल पास्ट इंडेफिनिट। वह गांव गया था, ही वेंट टू हिज विलेज। मैंने किताब खरीदा था या मैं किताब खरीद चुका था, आई परचेज्ड ए बुक। हैड का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारे पास कम से कम दो वर्ब हो। जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रंग बिफोर ही रीच्ड द स्कूल। हैड का प्रयोग आप तभी करें
जब आपके पास कम से कम दो वर्ब हो। अगर एक वर्ब है और पहचान चुका था चुकी थी दे रहा है तो आपको लिखना चाहिए पास्ट इन डेफिनिट में। उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे ही नहीं बल्कि इसका प्रयोग भी करेंगे। अगले सेंटेंस को देखें। When the sentence ends with चुका था चुकी थी, जो मैंने डिस्कस किया उसी पर आधारित अगला सवाल है। When the sentence ends with चुका था चुकी थी और या था ई थी, चुका था चुकी थी या था ई थी, ये पहचान है पास्ट परफेक्ट का। एंड हैव ए सिंगल वर्ब, अगर चुका था चुकी थी वाक्य में है, या था ई थी वाक्य में है और एक वर्ब है, देन इन विच टेंस वी शुड राइट द सेंटेंस, तब ऐसी स्थिति में हम लोगों को किस टेंस में वाक्य को लिखना चाहिए। मैंने अभी अभी आपके साथ शेयर किया है, हम लोगों को वैसी स्थिति में पास्ट इंडेफिनिट में लिखना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि हमारे पास एक ही वर्ब है और हैड का प्रयोग कम से कम दो वर्ब के साथ करना चाहिए, सिंगल वर्ब के साथ नहीं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और जो आप पहले से ही पूर्व में वीडियो के माध्यम से सीख चुके हैं। इन विच टेंस वी यूज वर्ब सेकेंड फॉर्म, अभी अभी मैंने कहा है कि अंग्रेजी की दुनिया में मात्र एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। आप गेस कर सकते हैं, आपको याद भी होगा, तुरंत का डिस्कशन है। दैट टेंस इज नोन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जहां पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर दे रहा हूं ताकि बाकी छात्रों को तेज गति से करने का मौका मिले। अगले सेंटेंस को देखें। द सेंटेंस एंडिंग विथ गा गे गी इज नोन एज, पहचान आपको सिखलाया हूं, गा गे गी। ये गा गे गी से पता चलता है फ्यूचर का, और ये टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की परिभाषा होती है भविष्य काल में जिसकी क्रिया अनिश्चित हो। परंपरागत पहचान है गा गे गी। सहायक क्रिया के रूप में हम मॉडल्स का प्रयोग करते हैं, विल और शैल का, और क्योंकि मॉडल्स है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। हां, जहां पर जोड़ देना है वहां पर हम विल के जगह शैल कर देते हैं और शैल के जगह विल कर देते हैं। इसका डिटेल स्टडी फ्यूचर इंडेफिनिट वाली क्लास में मौजूद है, आप उसे वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो द सेंटेंस एंडिंग विथ गा गे गी इज नोन एज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगले सवाल को देखें। इन विच टेंस वी यूज वाज वेयर प्लस V4। वाज वेयर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस टेंस में प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद होगा यह टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा है भूतकाल में जिसकी क्रिया लगातार जारी हो। इसकी सहायक क्रिया होती है वाज वेयर। इसको पहचानने का काम करते हैं रहा था रही थी से, और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है, इसमें समय नहीं रहता। तो यह टेंस आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, आप जो नाम देना चाहें। अगले क्वेश्चन को देखें। टू शो पोजीशन ऑन नाउन इन प्रेजेंट टाइम वी कैन यूज। वर्तमान समय में हमको अधिकार दिखलाना है, और आप जानते हैं कि अधिकार दिखलाने का काम हम नाउन पर करते हैं। तो वर्तमान समय में यदि अधिकार दिखलाना हो तो हम कौन सा सहायक क्रिया या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो वह होता है हम लोग के पास हैज और हैव। हैज और हैव। वर्तमान समय में यदि किसी वस्तु पर अधिकार दिखलाना हो तो हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कलम है तो हमें कहना चाहिए कलम पर अधिकार को दिखलाया जा रहा है, ही हैज ए पेन।
मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। हम अधिकार को नाउन पर दिखलाने का काम करते हैं और इससे आप जितना सेंटेंस को फॉर्मुलेट करना चाहें आप कर सकते हैं। ध्यान ये रहे, जब आप कहते हैं आई हैव ए काउ, तो यह टेंस हैव तो आपने इस्तेमाल किया है, आपको महसूस होगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन यह प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होता, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। और यहां पर हैज हैव सहायक क्रिया की तरह काम नहीं करता, मेन वर्ब की तरह काम करना शुरू कर देता है। मैं आपको हल्का सा इशारा दे दूं, इज, एम, आर, वाज, वेयर सहायक क्रियाएं हैं, ये मेन वर्ब बनती हैं और सहायक क्रिया भी बनती है। सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर कब बनेंगी? जब इसके आगे मेन वर्ब आएगा। और जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद कोई नाउन आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए या फिर प्रीपोजिशन आ जाए तो वह मेन वर्ब बन जाती है। गौर कीजिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद मेन वर्ब आ जाए, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो यह सहायक क्रियाएं कहलाती है। और जब इज, एम, आर, वाज, वेयर के बाद कोई नाउन आ जाए, जैसे ही इज ए बॉय, तो यहां इज मेन वर्ब है। एडजेक्टिव आ जाए, जैसे दैट पर्सन इज काइंड, इज आपका मेन वर्ब है। या फिर माय फ्रेंड इज इन द क्लास, प्रीपोजिशन आ जाए तो यहां पर इज आपका मेन वर्ब है। सहायक क्रिया तभी कहलाती हैं जब उसके आगे मेन वर्ब आता है, और यदि नाउन, एडजेक्टिव या प्रीपोजिशन आ जाए तो फिर यही सहायक क्रियाएं आपका मेन वर्ब बन जाती है। इसके आधार पर समझने का ही नहीं बल्कि लिखने और बोलने का भी प्रैक्टिस करें। अगला सेंटेंस को देखें। What is removed in present indefinite tense when we use does to make the sentence interrogative? क्वेश्चन काफी सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम क्वेश्चन बनाते हैं डज के सहारे तो क्या हटा दिया जाता है? आपको याद होगा मेन वर्ब से एस और ईएस को हम हटा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन बनाने के लिए जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो मेन वर्ब से एस या ईएस को हटा देते हैं। जैसे डज द नॉइज डिस्टर्ब यू, डज ही राइट ए लेटर। हम वर्ब में एस या ईएस फिर यूज नहीं करते, तो यहां पर हो जाएगा वर्ब से एस और ईएस is removed from the main verb। जब डज का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन बनाने के लिए तो वर्ब से हम एस और ईएस को हटा देते हैं। आगे के सेंटेंस को देखा जाए। द सेंटेंस एंडिंग विथ ता था ती थी और या ई ए इज नोन एज। बड़ी इंपॉर्टेंट टेंस है ये। ता था ती थी या ई ए, ध्यान ये रहे इसके साथ न तो है होगा और ना ही था होगा। अगर है होगा तो टेंस बदल जाएगा, था होगा तो भी टेंस बदलेगा। ध्यान रखना है, या तो ता था ती थी या ई ए। तो ये जो टेंस की पहचान है ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट के संदर्भ में आपको संपूर्ण जानकारी अभी मैंने शेयर किया है। भूतकाल में जिसकी क्रिया निश्चित हो, पहचानने का परंपरागत तरीका ता था ती थी या ई ए। वर्ब हमेशा सेकेंड फॉर्म, क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का प्रयोग, और डिड का प्रयोग होने पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो टेंस का नाम हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। Past indefinite tense. Name the two tenses which requires at least two verbs. दो ऐसे टेंस का नाम बताइए जो कम से कम दो वर्ब ढूंढता है। ऐसा दो टेंस मात्र है और उस टेंस का नाम है जो दो वर्ब को ढूंढता है। पहला आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस और दूसरा है फ्यूचर
परफेक्ट टेंस। ध्यान रहे, दोनों में दो काम होता है। पास्ट परफेक्ट में भी दो काम, फ्यूचर परफेक्ट में भी दो काम। पास्ट परफेक्ट में पहले वर्क को हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो दूसरे वर्क को पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं, यह रूल है। और फ्यूचर परफेक्ट में भी दो कार्य होता है, तो पहले कार्य को फ्यूचर परफेक्ट में हम फ्यूचर परफेक्ट में लिखते हैं और दूसरे कार्य को हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यह रूल है और आप सीख चुके हैं। अगले सेंटेंस को देखें। टू शो पोजेशन ऑन नाउन इन पास्ट टाइम वी कैन यूज। भूतकाल में अगर अधिकार को दिखलाना है, अधिकार हम सिर्फ नाउन पर ही दिखलाते हैं। भूतकाल में अधिकार को दिखलाना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हमें इस्तेमाल करना चाहिए हैड। ध्यान रहे, हैड के आगे वर्ब नहीं ला रहा हूं, हैड के आगे नाउन आ रहा है। यहां पर हैड कैसे इस्तेमाल हो रहा? तो वर्ब के सेकंड फॉर्म के रूप में, यानी पास्ट इंडेफिनिट की तरह। अभी अभी आपके साथ मैंने शेयर किया है कि यदि सहायक क्रिया के आगे मेन वर्ब होगा तभी वह टेंस होगा। अगर नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, प्रीपोजिशन होगा, तो वह स्वयं मेन वर्ब बन जाता है। जैसे ही हैड ए पेन, ही हैड ए पेन, उसके पास एक कलम थी। तो इस वाक्य में हैड आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इसलिए आप यहां पर नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और सेंस ऑफ पोजेशन को दिखला रहे हैं। उम्मीद है आपको क्लियर मिल रहा होगा कंसेप्ट, आप समझ भी रहे होंगे अच्छी तरह से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगला सेंटेंस को देखिए। When first work is written in past perfect tense, जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट की चर्चा फिर से आ गई है। जब पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं पहले वाक्य को, then what will be the tense of second work? पास्ट परफेक्ट टेंस में जब पहला कार्य को पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है तो दूसरा कार्य किस टेंस में लिखा जाता है? अब भी अभी शेयर किया हूं आपके साथ। दूसरा कार्य लिखा जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दिस वन इज द रूल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगले सेंटेंस को देखें, थोड़ा स्क्रॉल करके अप कर दूं। In which tense did is used to make the sentence interrogative? Did के बारे में भी काफी चर्चाएं हुई है आपके साथ, और जितनी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि टेंस की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है और छात्र को इन दोनों टेंस पर पकड़ होना बहुत जरूरी। बाकी टेंस भी महत्वपूर्ण है, उनको भी जानना, समझना, सीखना चाहिए, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और छात्र यही दो टेंस में ज्यादा गलतियां करते हैं। इन विच टेंस डिड इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंस इंट्रोगेटिव? आंसर इज क्वाइट नोन टू यू, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। आपको यह जानकारी है कि जब डिड का प्रयोग करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। डिड नॉट भी कर सकते हैं आप, वैसी स्थिति में भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। और वैसे भी टेंस की सारी क्लासेस में आप 10-10 सेंटेंस का एग्जाम्पल हमसे लिया है। वो 10 सेंटेंस आपके मस्तिष्क में मौजूद है, जरूरत है सिर्फ लिखने और बोलने की प्रैक्टिस का। इन विच टेंस द सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, टाइम फैक्टर। रहा है, रही है और टाइम फैक्टर कौन सा टेंस है? इस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर रहा है, रही है से टाइम फैक्टर को निकाल दे बाहर तो सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की परिभाषा क्या होगी? यदि आपने 4 टेंस की परिभाषा याद कर ली तो 12 टेंस की परिभाषा आपको याद हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या परिभाषा होगी? तो वर्तमान में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो। इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है और टाइम फैक्टर। इसमें सहायक क्रिया क्या होती है? तो हैज बीन और हैव बीन। और वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। अगले क्वेश्चन को देखें। व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस?
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होता है? तो आंसर हो जाएगा हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी और टाइम फैक्टर। परिभाषा हो जाती है भूतकाल में जिसकी क्रिया पूर्णता की ओर लगातार जारी हो, और वर्ब का फॉर्म हो जाता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और समय को दिखलाने के लिए हम फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हाउ मेनी टेंसेस वी हैव इन विच वी यूज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म? अच्छा क्वेश्चन है। 12 टेंसेस में, टेंस के जो 12 भाग हैं, 12 प्रकार हैं, उसमें ऐसे कितने टेंस हैं जिसमें हम वर्ब प्लस आईएनजी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? तो उत्तर होगा वर्ब प्लस आईएनजी, यानी आधे टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है, यानी 6 टेंसेज हैं हम लोग के पास। 6 टेंसेज में 12 टेंस है और 12 का आधा 6 होता है, और 6 टेंसेज में वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग होता। कौन कौन सा? तो पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वर्ब का फॉर्म 6 टेंस में वर्ब प्लस आईएनजी, और 3 टेंस ऐसा है जिसमें कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। आउट ऑफ 12, 9 इज कंप्लीटेड रिगार्डिंग वर्ब फॉर्म। तो बचा हम लोग के पास 3, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब में एस या ईएस, बाकी के साथ V1। क्वेश्चन बनाने के लिए डू और डज। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और जब हम डज का प्रयोग करेंगे वर्ब से एस या ईएस को हटा देंगे। बाकी सभी में हम डू का प्रयोग करेंगे क्वेश्चन बनाने के। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म, क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का प्रयोग, और जब डिड का प्रयोग होगा तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्योंकि मॉडल्स है विल और शैल, इसलिए विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पूरे टेंस को शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया है रिगार्डिंग वर्ब फॉर्म। अगला सेंटेंस को देखें। When first work is written in future perfect tense, then what will be the tense of second work? अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया हूं कि फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव और शैल हैव का प्रयोग अकेले नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करेंगे तो उसमें संभावना दिखता है, और संभावना को दिखलाने के लिए आपको याद होगा मैंने एक रास्ता बतलाया था, मे हैव, माइट हैव और मस्ट हैव का प्रयोग करने के लिए। विल हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में आप तब करें जब आपके पास 2 वर्ब। पहला काम को आप लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा काम नियम के मुताबिक लिखा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये रूल है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे उसके यहां आने से पहले मेरा दोस्त गांव पहुंच चुका होगा। उसके यहां आने से पहले मेरा दोस्त गांव पहुंच चुका होगा। माई फ्रेंड विल हैव रिच्ड हिज विलेज बिफोर ही कम्स। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड ए लिटिल बिट मेमोराइजेशन. If you keep all these rules inside in your brain, you feel comfortability to write and speak out the language. और आज के इस प्रैक्टिस सेशन का अंतिम, to show possession on noun in future time. भविष्य में यदि हमें अधिकार को दिखलाना है, और अधिकार हम दिखलाने का काम करते हैं नाउन पर। वर्तमान में अधिकार दिखलाना है नाउन पर, तो हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट की सहायक क्रिया लिया, लेकिन है कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट। भूतकाल में दिखलाना हो तो हम प्रयोग करते हैं हैड। हैड तो है, पास्ट परफेक्ट का लिया सहायक क्रिया, लेकिन है क्या? ये मेन वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ठीक उसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव और शैल हैव। हम विल हैव और शैल हैव के द्वारा हम भविष्य काल में किसी वस्तु पर अधिकार को दिखलाने का काम करते हैं।
जैसे उसके पास एक मारुति कार होगी, ही विल हैव ए मारुति कार। उसके पास एक कार थी, ही हैड ए कार। उसके पास एक कार है, ही हैज ए कार। आज की इस प्रैक्टिस सेशन में मैंने 22 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया और आप लोग के बीच में रखा। उम्मीद है कि 22 में 22 आपका सही हुआ होगा, क्योंकि टेंस को आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं, मस्तिष्क में रख चुके हैं। यदि आपसे गलती कहीं पर हो रही है तो जरूरी है उसे मजबूती देने का, क्योंकि टेंस सूरज के समान है। अगर इसे आपने अपने मस्तिष्क में रख लिया तो निसंदेह आपके व्यक्तित्व से प्रकाश निकलेगा। With these words, I am going to conclude today's session, saying all of you a lot of thanks. Thank you very much.